हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पोर्टल गोपालगंज। आज के इस वीडियो लेसन्स के माध्यम से समर वेकेशन के बाद क्लास 12th के बायो के सिलेबस को फिर से आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि आप मेरे से परिचित हैं और मैं भी आप सभी लोगों के साथ भली भांति परिचित हो चुका हूं, तो आज के इस वीडियो लेसन्स के माध्यम से हम जो है बैकग्राउंड में देख रहे हैं एक बड़ा सा स्ट्रक्चर ह्यूमन ओवम के बारे में, मानव के अंडाणु के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। छुट्टी के पहले के जो वीडियोस थे उसके माध्यम से हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट को एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने उसका अच्छा रिवीजन किया होगा और वो सारे कंसेप्ट जो आपके दिमाग में बिल्ड हुए थे वो कहीं ना कहीं आपके पास बिल्कुल फ्रेश होंगे और एकदम दिमाग में होंगे। तो जैसा कि आप जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसे आप ह्यूमन ओवम कह रहे हैं, जिसे आप मानव का अंडाणु कह रहे हैं, इस अंडाणु के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग समझते हैं कि ये ह्यूमन अंडाणु जो है, मानव का ये जो अंडाणु है, ओवम है, ये जो एग है, ये कौन कौन सी विशेषताएं रखता है और कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सारे इंपॉर्टेंट क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को हम अपने में एक्वायर कर लेंगे। तो जैसा कि अंडाणु का जो परिचय है वो ये है कि मादा के द्वारा, फीमेल के द्वारा बॉडी में ऊजेनेसिस प्रक्रिया के दौरान, यानी अंडाणु जनन प्रक्रिया के दौरान बॉडी में जो संरचना बनाई जाती है उसी संरचना को हम ओवम कहते हैं, उसी को हम हिंदी में अंडाणु कहते हैं। अंडाणु का जो सबसे बड़ा परिचय है वो ये है कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। जी हाँ, मानव शरीर की आकार में, साइज में सबसे बड़ी कोशिका जो है वो ओवम को कहा जाता है, अंडाणु को कहा जाता है, एग सेल को कहा जाता है। और आपने पिछले वीडियोस में ये पढ़ा है कि ये जो अंडाणु जनन की प्रक्रिया के दौरान मादा में ये अंडाणु जो है 14th डे जो विकसित होता है, ओवुलेशन होता है, उसी का ये देन है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ह्यूमन अंडाणु के कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं पूरे फिजियोलॉजी को समझने के लिए। तो सबसे पहले इस डायग्राम को हम भूल जाते हैं और एकदम फ्रेश स्क्रीन में फ्रेश बात करते हैं, क्योंकि विशाल कोशिका देखने के बाद आपके छोटे दिमाग में थोड़ी हलचल हो सकती है। तो बिना परेशान हुए सिंपल जो कंसेप्ट हम लोग मानव अंडाणु का जो समझने जा रहे हैं वो होगा कि ये जो अंडाणु है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, यानी कि ये लार्जेस्ट सेल है। अब लार्जेस्ट सेल जो है इसके अगर हम साइज की बात करें तो ये लगभग 120 से 150 माइक्रोमीटर के आसपास जो हो सकता है, इतना माइक्रोन के आसपास ये संरचना जो है हो सकती है आकार में। अगर बहुत साधारण भाषा में बात करें तो हम पाएंगे कि ये जो अंडाणु जनन प्रक्रिया है, अगर इसको हम समझें तो आपने पढ़ा था कि 14th डे मादा में मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ओवुलेशन जो विकसित होता है उसमें हार्मोन के प्रभाव से, आपने पढ़ा होगा, एलएच सर्ज हो जाता है। एलएच हार्मोन के प्रभाव से ये जो अंडाणु बनते हैं, इनको थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये जो अंडाणु जो होते हैं एक्चुअली में इसे आप सेकेंडरी oocyte कहेंगे। सेकेंडरी oocyte के रूप में ये तैयार होता है, यानी मानव में अंडाणु जनन प्रक्रिया के दौरान मादा ने जो अंडाणु बनाए हैं वो वास्तव में सेकेंडरी oocyte है। और ये सेकेंडरी oocyte जाके एक तरीके से सस्पेंड हो गया है, रुक गया है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ये जो अंडाणु जनन की प्रक्रिया है वो रुक रुक के चलने वाली प्रक्रिया है, एक डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत भ्रूणीय अवस्था में हो गई थी और जैसे जैसे प्यूबर्टी आया और जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन हुआ तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो सेकेंडरी oocyte वास्तव में बनता है और ये सस्पेंड हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन में। ये मेटाफेज 2 में आपने पढ़ा होगा कि अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो ये मेटाफेज 2 में अंडाणु ये सस्पेंड हो जाता है, रुक जाता है, और जब स्पर्म की एंट्री हो जाती है तो ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के होने के दौरान ही ये जो अंडाणु के साथ अर्धसूत्री विभाजन का जो कंसेप्ट रुक रुक के चल रहा था ये कंप्लीट हो जाती है।
आपको ये जो बातें मैंने अभी बताई वो पिछले वीडियोज लेसन में आपके दिए गए कंसेप्ट के आधार पे बताई है। एक बार फिर से बिना कंफ्यूज किए आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मादा में जो अंडाणु है ये मादा के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, oogenesis प्रक्रिया के दौरान डेवलप किया जा रहा है, और इस प्रक्रिया में एक लार्जेस्ट सेल के रूप में जो अंडाणु विकसित हुआ है ये अंडाणु वास्तव में सेकेंडरी oocyte के रूप में जाके रुक गया है। और जैसे ही स्पर्म की एंट्री हो रही है, निषेचन होगा, तो ये जो मेटाफेज 2 की जो अवस्था थी, मियोसिस की जो अवस्था थी, वो पूर्ण हो जाएगी, यानी अंडाणु अपने आप में परिपूर्ण हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है अंडाणु का, वो किस तरीके से अलग अलग भागों से मिलके बना है और कौन कौन से भाग जो है इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि आपने कहा कि ये सबसे विशाल कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है, तो एकदम सिंपल कंसेप्ट समझते हैं कि अगर कोई कोशिका अपने को कहेगा कि भाई भाई कोशिका हूं मैं, सेल हूं, तो उसके कुछ लक्षण होंगे ना। सबसे बड़ी कोशिका है, कोशिका की अपनी बाउंड्री होगी, कोशिका के अपने लिमिटेशन होंगे, कोशिका के अंदर अलग अलग पदार्थों का समावेश होगा। तो क्या एक सामान्य कोशिका और इस अंडाणु की कोशिका में कुछ अंतर पाया जाएगा? इसी अंतर को हमें समझना है। यानी कि सबसे बड़ी कोशिका के रूप में ये जो अंडाणु की जो कोशिका बनी है, इस कोशिका के अंदर कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं। और जैसे कोशिका के बाहर, किसी भी कोशिका के बाहर आप देखे होंगे एक झिल्ली पाई जाती है, बाहरी झिल्ली। तो कोशिका में एक जो बाहरी झिल्ली पाई जाती है साधारण कोशिका में, उसे आप प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो क्या अंडाणु में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है? अंडाणु में क्या ये प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है? तो जी हाँ, बिल्कुल पाई जाती है। सामान्य कोशिकाओं में पाई जाती है तो अंडाणु कोशिकाओं में भी पाई जाती है। आपको यहाँ पढ़ना है कि अंडाणु की जो प्लाज्मा झिल्ली होगी, इसको हम एक अलग नाम से जानेंगे, जिसे हम कहेंगे ऊलेम्मा। ऊ मतलब वर्ड है अंडाणु के लिए, और लेम्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेम्मा भी कहते हैं। यानी जैसे सामान्य कोशिकाओं की बाहरी झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली होती है, वैसे ही अंडाणु में भी एक बाहरी झिल्ली होती है, और अंडाणु के इस झिल्ली को, अंडाणु के इस प्लाज्मा झिल्ली को हम कहते हैं ऊलेम्मा। पहला कंसेप्ट हमने स्ट्रक्चर से बिल्ड किया। अब आते हैं सीधा सीधी स्ट्रक्चर पे कि स्ट्रक्चर में हमें कहाँ दिख रहा था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का झिल्ली। तो आप देख रहे होंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहरी झिल्ली है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन साधारण कोशिका में कहलाता है। चूंकि ये अंडाणु की झिल्ली है तो इसको मैंने नाम दे दिया ऊलेम्मा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक बाउंड्री या कवरिंग जो मादा में एक मेम्ब्रेन बनाती है वो होती है ऊलेम्मा। तो पहला कंसेप्ट आप समझ गए कि प्लाज्मा लेम्मा यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी कोई झिल्ली है अंडाणु के बाहर, नाम पड़ गया अंडाणु का है तो ऊलेम्मा। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं अंडाणु की झिल्ली के अलावा अगर हम सामान्य कोशिका की बात करें तो सामान्य कोशिका में कोशिका के द्रव्य पाए जाते हैं। सामान्य कोशिका में कोशिका के द्रव्य पाए जाते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कोशिका के भीतर एक विशेष प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जो साइटोप्लाज्म कहलाता है। आपको यहाँ पढ़ना है कि ये जो मानव में जो कोशिका का जो द्रव्य पाया जाता है अंडाणु में, वो जो साइटोप्लाज्म सामान्य कोशिकाओं में कहलाता है, वही चीज मादा के अंडाणु में ऊ प्लाज्म कहलाता है। तो आपको दो बात समझ में आया, कोशिका की झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली, अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली ऊलेम्मा कहलाती है। उसी तरीके से कोशिका का द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाएगा, कोशिका साइटोप्लाज्म कहलाएगा, और यहाँ पे अंडाणु का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग कहेंगे ऊप्लाज्म। यानी अंडाणु के अंदर भी कुछ विशेष प्रकार के द्रव्य जो है वो भरे हुए हैं, और ये जो द्रव्य भरे हुए हैं ना, यही द्रव्य कहलाते हैं ऊप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म की जगह पे आ गए ऊप्लाज्म। दो कंसेप्ट आपको समझ में आया। मतलब अंडाणु जो है मादा के द्वारा विकसित किया जा रहा है, अंडाणु जनन प्रक्रिया के द्वारा विकसित किया जा रहा है, सबसे बड़ी कोशिका के रूप में विकसित किया जा रहा है, और इसके बाहर की झिल्ली ऊलेम्मा कहला रही है,
और इसके भीतर का द्रव्य जो है वो प्लाज्म कहला रहा है। क्लियर है बात? ये दो बात के बाद आते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इन दो स्ट्रक्चर्स के बारे में। जैसे कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है वो प्लाज्मा झिल्ली होती है। यहाँ पे कंडीशन अलग है। यहाँ पे इस अंडाणु कोशिका के बाहर, ये दिख रहा होगा, ये बाहर की जो बाउंड्री दिख रही है, इस बाहर के बाउंड्री में कुछ विशेष प्रकार के फॉलिकुलर सेल पाए जाते हैं। ये कोशिका, नाम इनका है बाबू कोरोना, पर ये वायरस नहीं है। ये जो कोशिका है, ये कोशिका बेसिकली क्या करते हैं भाई, तो अंडाणु को एक तरीके से सुरक्षा देने का काम करते हैं, नरिश करने का काम करते हैं कि कहीं ये डैमेज ना हो जाए। तो ये जो पूरा अंडाणु का जो सेटअप है, इसके बाहर की ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये एक विशेष प्रकार के फॉलिकुलर सेल से बनी हुई है। और इस फॉलिकुलर सेल को हमने नाम दिया है कोरोना रेडिएटा। फॉलिकुलर सेल की बनी हुई है और नाम क्या पड़ गया भाई? नाम पड़ गया कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा वायरस नहीं है भाई, कोरोना से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। और इसको काम क्या दिया गया भाई? तो इसको कहा गया है कि आप जो है सबसे बाहर होंगे और सबसे बाहर होने के साथ साथ आप कुछ महत्वपूर्ण काम करेंगे। अब जो बाहर रहेगा ना, वो गेटकीपर जैसा ही तो होता है, सुरक्षा देना आप काम करेंगे। तो ओवम की सबसे बाहरी झिल्ली फॉलिकुलर कोशिकाओं से बनी हुई है। उस कोशिका को आपने, उस संरचना को आपने नाम दिया कोरोना रेडिएटा। ये सबसे बाहर की बाउंड्री है। आप देख रहे हैं मानव अंडाणु का स्ट्रक्चर, जहां सबसे बाहर फॉलिकुलर सेल से निर्मित संरचना दिखाई दी, जिसको आपने कहा कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के बाद मतलब अगर हम अंडाणु के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, तो सबसे पहला दरवाजा जो हमें मिला वो मिला कोरोना रेडिएटा। इसको हमने खटखटाया, हमने मतलब ऐसे ही नॉर्मली सैंपल है, हम क्यों जाएंगे भाई अंडाणु तक? अंडाणु तक जो रीच करेगा वो पोजीशन स्पर्म का होगा। तो कोरोना रेडिएटा जो है सबसे बाहर की बाउंड्री है, और इस बाउंड्री ने एक तरीके से ओवम को प्रोटेक्शन दिया, थोड़ा नरिशमेंट दे रहा है और उसके लिए माहौल क्रिएट कर रहा है। क्या माहौल क्रिएट होगा भाई? तो माहौल क्रिएट ये होगा कि मैंने कहा ना कि ये जो अंडाणु है तभी कंप्लीट होगा इसमें विभाजन जब इसमें स्पर्म की एंट्री हो जाएगी। जब तक ये स्पर्म की एंट्री नहीं हुई है, ये क्या था? तो मैंने कहा सेकेंडरी oocyte बन के बैठा हुआ था, इसका अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस 2 पूरा नहीं हुआ था। जैसे ही ये स्पर्म की एंट्री हो गई, स्पर्म ने एंट्री किया, मान लीजिए स्पर्म एंट्री करके यहाँ से जा रहा है, अंडाणु के पास प्रवेश कर रहा है, तो ये जो स्पर्म बहुत सारे जाते हैं। एक सिंगल इजैकुलेशन में, मैंने कहा था शुक्राणु के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया इजैकुलेशन कहलाती है, और एक सिंगल इजैकुलेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म होड़ में है, रेस में है कि हम अंडाणु तक सबसे पहले पहुंचेंगे। और ये सभी के सभी स्पर्म जो है वो एंट्री करके आना चाह रहे हैं। तो जैसे ये अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, तो इनका जिनसे भेंट होगा, जो इनका एक तरीके से रिसेप्टर होगा। रिसेप्टर कहने का मतलब होता है कि अगर कोई, समझिए गेस्ट आपके यहाँ आ रहा है, तो गेस्ट आ रहा है तो आपने एक पॉइंट बनाया जहां पे आप उनको रिसीव करेंगे, आप वहां पे बुके देंगे, उनको रिसीव करके अपने पास ले आएंगे। ये स्पर्म जो इतना रेस लगा के ओवम के पास जा रहा है, इसका भी एक रिसेप्टर होगा, यानी स्पर्म को जोड़ने वाला रिसेप्टर होगा, स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर होगा, और उस रिसेप्टर का नाम है बाबू जोना पेलुसिडा, शॉर्ट में बोलते हैं जेड-पी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंडाणु के इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में। आपसे पूछा जाएगा कि जब स्पर्म एंट्री करता है, स्पर्म में मूवमेंट होती होगी ना भाई, शुक्राणुओं में मूवमेंट होती है, और शुक्राणु जो है मूव करते हुए अंडाणु के दरवाजे पे जाता है, तो वहां दरवाजे पे जो रिसेप्टर है वो है जोना पेलुसिडा। और ये जो जोना पेलुसिडा है बाबू, एक तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है, और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई ये संरचना क्या कर रही है भाई? तो ये स्पर्म का एक तरीके से बाइंडिंग रिसेप्टर है। यहाँ पे स्पर्म जाएगा, और जाने के बाद जोना पेलुसिडा जो ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर है, और ये जो स्पर्म है उसके स्पर्म के, आपने पढ़ा था कि स्पर्म का एक हेड वाला पार्ट होता है, हेड होता है स्पर्म में। स्पर्म के हेड को थोड़ा सा अपना कंसेप्ट को चेक कर लीजिए, क्या बोलते हैं? पिछले कुछ वीडियोस में आपको मैंने पढ़ाया है कि स्पर्म के, शुक्राणु के हेड को हम लोग कहते हैं एक्रोजोम। और हमने कहा था कि उस एक्रोजोम के अंदर एक विशेष प्रकार का
एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, वो जैसे ही ओवम के दीवार पे जाता है तो इसी जोना पेलुसिडा के वॉल को ये पेनेट्रेट करके इंटर कर जाता है। जोना पेलुसिडा के वॉल से पेनेट्रेट करना, क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स है, एंजाइमेटिक एक्शन हुआ, उसके लिए मार्ग खुल गया, रास्ता खुल गया और स्पर्म जो है वो ओवम के भीतर एंट्री कर गया। इतना ही नहीं, एक ही स्पर्म एंट्री करे ऐसी व्यवस्था वहां पे रिसेप्टर में की गई है। मतलब टिकट लेके बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई एक आदमी जैसे ही एंट्री करेगा डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। इस तरीके का यूनिक मैकेनिज्म यहाँ पे इस बाइंडिंग साइट पे जोना पेलुसिडा के पास डेवलप होता है। यानी जोना पेलुसिडा दो काम कर रहा है, एक तो स्पर्म के एंजाइम को रिसीव किया और उसके बाद कुछ एंजाइमेटिक एक्शन हुए, एक्शन होने से उसने स्पर्म की एंट्री को सुनिश्चित कर दी कि ठीक है भाई आप पास कर सकते हैं, और साथ ही साथ बाकी जितने भी ये स्पर्म लोग हैं कितना भी हाय तौबा मचा ले, दरवाजा बंद हो गया, अब उनकी एंट्री नहीं होगी। यानी कि ढेर सारे स्पर्म की एंट्री को रोकने का काम, एक टर्म हम लोग यूज करते हैं पॉलीस्पर्मी, मतलब ढेर सारे स्पर्म को एंट्री करने से रोकता है जोना पेलुसिडा। आप देख रहे हैं मानव अंडाणु का स्ट्रक्चर, और अब आपका हेडक हम एकदम कम कर देते हैं। चित्र को मैंने मिटा दिया। मैंने कहा कि अंडाणु के भीतर जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला दरवाजा अंडाणु के सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग में जो संरचना मिलेगी वो क्या कहलाएगी बाबू, वो कहलाएगी कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा सबसे पहले भेंट होगा, सबसे पहले मिलेगा। कोरोना रेडिएटा के बाद जो दूसरा प्रमुख द्वार जिसे क्रॉस करना होगा उसको हमने नाम दिया जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा जो है बाबू ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई वैसी संरचना है जिसको एक तरीके से स्पर्म बाइंडिंग साइट भी कहते हैं। यही वो जगह है जोना पेलुसिडा, यही वो जगह है जहाँ पे स्पर्म जो है एक तरीके से एक्रोजोम के सहायता से, एंजाइम की सहायता से ओवम के वॉल को पेनिट्रेट करता है। तो जोना पेलुसिडा जो है स्पर्म का बाइंडिंग स्थल है, स्पर्म के बंधने का स्थल है, वहां पे उसका रिसेप्टर पाया जाता है। जोना पेलुसिडा के बाद आप स्पर्म को और आगे एंट्री कराना होगा, और अगला जो दरवाजा होगा वो अंडाणु का अपना खुद का झिल्ली होगा। तो कोशिका की झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, अंडाणु की झिल्ली को हम लोग बोलेंगे ऊलेम्मा, ऊलेम्मा कहेंगे। अब होता क्या है कि ये ऊलेम्मा, जिसे आप प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हो, ये जो ऊलेम्मा या प्लाज्मा झिल्ली है जो अंडाणु की, वो और जोना पेलुसिडा के बीच में, दोनों के बीच में एक स्पेस डेवलप हो जाता है। तो वो दो स्थान जो विकसित हो जाते हैं किसके किसके बीच में भाई, तो ये हो गया भैया, देख लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया ये, और जोना पेलुसिडा हो गया ये। देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया ये, और जोना पेलुसिडा हो गया ये। बाहर वाला कौन है भाई, कोरोना रेडिएटा है। तो इन दोनों के बीच में ये दिख रहा है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये खाली जगह डेवलप हो गया। इसी खाली जगह को हम लोग बोलते हैं पेरी वाइटेलिन स्पेस। तो एक नाम हम लोग को और ऐड कर देना है कि यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है भाई, इन दोनों के बीच में एक स्पेस मिल गया, खाली जगह मिल गया, खाली स्थान मिल गया, जिसे हम बोलते हैं पेरी वाइटेलिन स्पेस। अब इसे हम ऊल लेम्मा कहिए, प्लाज्मा लेम्मा कहिए, कहीं कहीं किताब में इसी का एक और नाम वाइटेलिन मेम्ब्रेन दे देता है। वाइटेलिन मेम्ब्रेन, अंडाणु की दीवार जो है एक तरीके से प्लाज्मा झिल्ली के समतुल्य जो है वो कहलाती है वाइटेलिन मेम्ब्रेन। तो इन दोनों के बीच में जो खाली जगह बचा, यानी ऊलेमा और जोना पेलुसिडा के बीच का जो खाली स्थान हुआ, इसी को हमने नाम दिया पेरी वाइटेलिन स्पेस। हालांकि ये खाली स्थान बड़े काम का होता है। कहते हैं कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो दो विभाजन होता है, और इस दो विभाजन में क्या होता है कि एक सेकेंडरी oocyte बनता है और बाकी पॉलर बॉडी बनता है। अगर आपको याद हो अंडाणु जनन की प्रक्रिया का चैप्टर, तो दिमाग में रहेगा कि सेकेंडरी oocyte के साथ साथ अंडाणु में एक पॉलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, और ये जो पेरी वाइटेलिन स्पेस देख रहे हो ना, इसी स्पेस के भीतर पाए जाते हैं
वो पॉलर बॉडी जो बाद में डिजेनरेट हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं करना है। आपने ओवम को देखा, कहा कि भैया ओवम जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, मादा के द्वारा विकसित की जा रही है, अंडाणु जनन प्रक्रिया के द्वारा विकसित की जा रही है, और इस प्रक्रिया में ओवुलेशन हो रहा है, मादा में मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन हो रहा है। इस प्रक्रिया में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो रहा है, और रप्चर होके जो रिलीज हो रहा है वो सेकेंडरी ओसाइट है। सेकेंडरी ओसाइट अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, स्पर्म की एंट्री होगी और सेकेंडरी ओसाइट जो है ओवम एग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और विभाजन की प्रक्रिया यहाँ पे पूर्ण हो जाएगी। क्लियर है। फिर मैंने कहा कि इसमें बहुत सारी झिल्लियां हैं। बाहर की जो झिल्ली है वो कोरोना रेडिएटर कहला रही है, और इसको ये काम दिया गया है कि भाई आप जो है ओवम को प्रोटेक्शन देते रहेंगे, सुरक्षा देते रहेंगे, थोड़ा नॉरिशमेंट कराते रहेंगे, खाने पीने की व्यवस्था हर जगह चल रही है तो आप भी थोड़ा पोषण देते रहेंगे। फिर आया दूसरा जोना पेलुसिडा, सबसे महत्वपूर्ण है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई संरचना है, और इस संरचना के पास ही एक्चुअल एक्टिविटी होती है। क्या होती है? तो स्पर्म जब इंटर करता है तो अपने हेड में एक्रोजोम एंजाइम लेके आता है, और वो एक्रोजोम का जो एंजाइम है वही बाइंडिंग साइट पे आता है, और एंजाइम के प्रभाव से जोना पेलुसिडा की दीवार हट जाती है और स्पर्म की एंट्री हो जाती है। और साथ ही साथ बहुत सारे स्पर्म की होड़ रहती है, तो क्या करता है जोना पेलुसिडा? स्पर्म बाइंडिंग साइट, एक स्पर्म एंट्री कराया, बाकी दरवाजा बंद कर दिया, बाकी स्पर्म जो है वो उसकी एंट्री नहीं कराई जाएगी। यानी पॉलीस्पर्मी को, ढेर सारे स्पर्म के एंट्री को रोकना भी काम है। और साथ ही साथ मैंने कहा कि इन दो मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह बच गया, उसी खाली जगह को हमने कहा पेरीवाइटलिन स्पेस। और इस पेरीवाइटलिन स्पेस के अंदर क्या है भाई? तो पॉलर बॉडी जो बन रहा था ना, वो पॉलर बॉडी इसमें रहते हैं, बाद में डिजेनरेट हो जाते हैं, इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। तो ये है आपके मानव ओवम के स्ट्रक्चर के बारे में। इसको थोड़ा सा करते हैं बढ़िया से क्लीन, और क्लीन करने के बाद ले आते हैं आपको स्क्रीन पे अच्छी तरीके से एक बार फिर से जो इससे रिटन कंसेप्ट जो हम लोगों ने इसका डेवलप किया उसके बारे में। तो अभी तक के पठित कंसेप्ट के आधार पे हम लोगों को समझ में आ गया मानव अंडाणु के बारे में कुछ क्रिस्टल क्लियर पॉइंट। ऐसे ही 15-20 पॉइंट के साथ इस टॉपिक को हम यहाँ पे समराइज कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो बच्चों ने हमारा समझा, वो क्या समझा भाई? मानव अंडाणु जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, लार्जेस्ट सेल है भाई, है ना, सबसे बड़ी कोशिका है। ये पहला पॉइंट हमने समझा। ये कहाँ पे डेवलप हो रहा है भाई? तो दूसरा पॉइंट में हमने ये समझा कि ये मादा में डेवलप हो रहा है। क्लियर? किस प्रक्रिया के फलस्वरूप? तो हमने पढ़ा oogenesis यानी अंडाणु जेनेसिस, अंडाणु जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप। कब डेवलप होता है? तो हमने ये पढ़ लिया भैया कि ये 14th डे ओवुलेशन जो होता है ना, उसी दिन ये विकसित होता है। क्लियर है? 3 पॉइंट हुआ। अगले पॉइंट्स की ओर अगर मूव करें तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो अंडाणु है ये बाबू हैप्लॉइड होता है, यानी इसमें जो गुणसूत्र होंगे उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। तो हैप्लॉइड यानी N होता है। आकार के हिसाब से देखें तो अंडाणु नाम है, अंडाकार है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर देखने को इसका मिलता है। अगर हम अंडाणु के संरचना के अंदर महत्वपूर्ण भागों की बात करें तो हमने भाग देखे बहुत सारे। सबसे पहला भाग क्या देखा भाई? कोरोना रेडिएटा देखा। कोरोना रेडिएटा किस चीज का बना हुआ है भाई? तो नाम पड़ गया, कोरोना रेडिएटा जो है वो फॉलिकुलर सेल से बना हुआ है, और ये फॉलिकुलर सेल को काम क्या दे दिया गया भाई? तो आप करेंगे क्या भाई? ओवम को एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करेंगे, डैमेज होने से बचाएंगे, सुरक्षा देंगे और थोड़ा पोषण देने का काम करेंगे। कोरोना रेडिएटा पहला बाहरी बाउंड्री हुआ। अगर अगले और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हमें मिलेगा कोरोना रेडिएटा के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बाबू, जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जेडपी भी कहते हैं। और ये जो है बाबू ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई संरचना है, और इस संरचना के पास ही स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर होते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि यह स्पर्म बाइंडिंग साइट होता है। और ये क्या करता है?
ये स्पर्म की एंट्री कराता है, लेकिन कितने स्पर्म की? तो एक स्पर्म को। और क्या कर रोकता है भाई? तो याद रखिएगा, एकदम एग्जाम वाले पॉइंट बोल रहे हैं, पॉलीस्पर्मी, यानी ढेर सारे स्पर्म की पॉलीस्पर्मी को रोकता है, यानी ढेर सारे स्पर्म की एंट्री को रोकना इसका महत्वपूर्ण काम है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आएंगे, और इतना ही कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना भी है, अननेसेसरी आपको ज्यादा घूमना नहीं है। तो ये हो गया भैया जोना पेलुसिडा के बारे में। जोना पेलुसिडा के बाद अगर हम देखें तो फिर आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें मैंने कहा कि इसका जो प्लाज्मा झिल्ली होता है, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाई? किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन? अंडाणु का। अंडाणु के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग ऊलेमा कहते हैं। उसी तरीके से अंडाणु के अंदर साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य होता है, सिंपली हम लोग उसको नाम से जानते हैं, किस नाम से भाई? ऊप्लाज्म के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से अंडाणु के अंदर बाबू न्यूक्लियस भी होता है, जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है सेंटर में, वैसे अंडाणु के भीतर भी न्यूक्लियस होता है। और अंडाणु के न्यूक्लियस को बाबू आपको याद रखना होगा, हम लोग जर्मिनल वेजाइकल्स के नाम से जानते हैं, और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जर्मिनल वेजाइकल्स के नाम से जानते हैं। तो न्यूक्लियस जो है जैसे सेल में सेंटर में होता है, लेकिन अंडाणु में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर से थोड़ा सा दूर रहता है, एक तरह से ई सेंट्रिक कह सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में नहीं होता है। अब आते हैं अंडाणु में, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या मानव के अंडाणु में, अंडा आपने देखा होगा, कुछ अंडे तो आप बड़े आकार के अंडे जो बाजार में मिलते हैं आप खाए भी होंगे प्रोटीन के स्रोत के तौर पे, तो उन अंडों के बीच में यॉक पाया जाता है, पीले रंग का द्रव्य पाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या मानव के अंडाणु में ये यॉक पाया जाता है क्या? तो मानव अंडाणु में बाबू बहुत ही कम मात्रा में, एकदम नेग्लिजिबल, बहुत कम मात्रा में यॉक पाया जाता है। इसीलिए मानव अंडाणु को हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, माइक्रोलेसिथल एग। माइक्रोलेसिथल क्यों कहते हैं भाई? बहुत कम मात्रा में, एकदम कम से कम मात्रा में यॉक की प्रधानता थोड़ी सी होती है। तो कहीं कहीं माइक्रोलेसिथल भी दिया है, और कहीं कहीं लगभग नहीं रहता है, तो उसको ए लेसिथल एग भी कहते हैं। तो मानव का अंडाणु एग जो है कैसा है? तो बिना यॉक के है, या कम से कम यॉक से है, इसीलिए इसको हम लोग माइक्रोलेसिथल टर्म यूज करते हैं। अब कहेंगे कि यॉक काहे नहीं है भाई? तो भाई मानव अंडाणु में ये जो अंडाणु फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्ब्रियो बना देगा ना, भ्रूण बना देगा, तो इसको भ्रूण का पोषण पोषण यॉक के जरिए पोषण मिलना है क्या? यॉक के जरिए पोषण मिलना है क्या? नहीं मिलना है, क्योंकि मानव में भ्रूण के पोषण देने के लिए एक नया व्यवस्था डेवलप हो जाएगा बाद में, जिसको हम प्लासेंटा कहते हैं। जब हम वहां पे आएंगे तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो सारा काम जब प्लासेंटा को ही करना एम्ब्रियो के लिए, तो यॉक की भूमिका जो होती है वो कम हो जाती है, नेग्लिजेबल हो जाती है। तो आपने देखा ये पिछला जो लाइन था वो था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उलेम्मा कहलाया, साइटोप्लाज्म ऊप्लाज्म कहलाया, न्यूक्लियस को हमने जर्मिनल वेजाइकल्स नाम दिया, और साथ ही साथ मैंने कहा कि ये माइक्रोलेसिथल है, ए लेसिथल टाइप का एग है, इसमें यॉक की मात्रा नेग्लिजिबल है, और जो इम्ब्रियो बन रहा है उसको पोषण देने का काम प्लासेंटा के द्वारा बाद में किया जाएगा। तो आप जो है मानव अंडाणु से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड, सिलेबस ओरिएंटेड मैंने आपके सामने रख दिया है, और आपको करना यही है कि ये सारी बातों को सुन के एक अच्छा सा निचोड़ बनाते हुए अंडाणु पे आपको कुछ कमेंट्स लिखने हैं, जैसे कि ये स्फेरिकल होता है, जैसे कि ये लार्जेस्ट सेल है, जैसे कि इसके अलग अलग भाग पाए जाते हैं, कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेलुसिडा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर दोनों के बीच में पेरीवाइटलिन स्पेस भी पाया जाता है, अंदर में कोशिका द्रव्य भरा हुआ है जहाँ जिसको हम प्लाज्म कहते हैं, इसके अंदर अपना न्यूक्लियस है जिसे जर्मिनल वेजाइकल्स कहते हैं, और अंडाणु जो है हैप्लॉइड होता है, यानी इसमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 23 होती है। तो ये था मानव अंडाणु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इस वीडियो लेसन्स के माध्यम से मैंने आपको प्रोवाइड किया। मुझे उम्मीद है कि आप जो है सीरियसली इस पूरे कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे। आने वाले वीडियोस के माध्यम से अगले टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन तब तक अगर आप पिछले वीडियोस को किसी कारणवश नहीं देखे हैं तो क्लास 12th के एकदम सीरीज बाय सीरीज चैप्टर के हर एक
इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को वीडियो लेसन्स के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पोर्टल गोपालगंज के माध्यम से आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है। आप इसको पढ़िए, इसको समझिए, इस पे नोट्स बनाइए और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस करिए, अपने डाउट्स को भी देखिए। एक और नई मुहिम के अंतर्गत हर विद्यालय से कुछ वैसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है उनके स्कूल के द्वारा जो पढ़ने में अच्छे हैं और जिनसे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। तो बहुत ही जल्दी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जोड़ा जाएगा और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पोर्टल से आपको सही और एकदम स्पष्ट रणनीति प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे आप एग्जाम की तैयारी को और धारदार बना सकें और एग्जाम में ज़्यादा स्कोर ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।